नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटर्न्स की बात करूं तो रिटर्न्स भी ठीक ठाक है, डिसेंट है अगर स्मॉल कैप के हिसाब से देखें तो। क्योंकि देखो ज़्यादातर जो स्मॉल कैप की कंपनियां रहती है वो काफ़ी रिस्की टाइप की रहती है, क्योंकि वो काफ़ी वॉलेटाइल रहती है। कभी बहुत ऊपर नीचे चली जाती है, मतलब कभी बहुत ऊपर कभी नीचे। जब स्मॉल कैप की कंपनियां गिरती है तो भाई 10-20% एक झटके में गिरने लगती है, और जब रिटर्न्स की बात रहती है तो डबल ट्रिपल तो भाई एक साल में ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में एक ऐसा म्यूचुअल फंड देखने वाले जो बिगनर्स है, जो नए हैं, जो म्यूचुअल फंड का एक एक्सपोजर लेना चाहते हैं, या जो एक क्या बोलते कि हाई रिटर्न्स की चाह चाहते हैं, और एक स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड है उसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं। ठीक है, कुछ सीखना चाहते हैं, कहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेके और थोड़े हाई रिटर्न्स की उम्मीद लेके, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब इसमें आपको ना एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, इसमें आप लमसम पैसा नहीं डाल सकते, आपको एसआईपी ही करना पड़ेगा। रीज़न क्या है? रीज़न वही मैं स्टार्टिंग में बताया कि जो स्मॉल कैप की कंपनियां रहती है काफ़ी वॉलेटाइल रहती है। तो अब ये स्मॉल कैप का फंड है, मान लो कि किसी ने लमसम डाल दिया इसमें अराउंड 2 लाख 3 लाख जितना भी अमाउंट, ठीक है, बड़ा अमाउंट डाल दिया। अब कल को स्मॉल कैप के इंडेक्स में भाई 2-3% का गिरावट हो गया, तो उसका जो 2-3 लाख रुपया रहेगा एक झटके में 2-3% कम हो जाएगा। उसको भाई कुछ तो भी हो जाएगा बीमारी, मतलब कुछ भाई हार्ट में दर्द होने लगेगा, बोलेगा भाई कल के दिन ही मैंने 2 लाख रुपया डाला और इंडेक्स अचानक से 2% गिर जाता है, तो भाई उसका पैसा भी 2% गिर जाएगा। मतलब एक झटके में समझ रहे हो कितना पैसा कम हो जाएगा? 20,000 रुपया सीधा। ठीक है, 2 लाख का 2% उतना ही होता है ना? हाँ शायद, ठीक है, जितना भी हो पर ज़्यादा अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी रिस्की टाइप का है, इसके वजह से इसमें आप वन टाइम नहीं कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पर एक इसका लूप होल भी है, आपको पता है? मैं आपको लूप होल बताता हूँ। ये देखो लूप होल इसका क्या है ना, अब बहुत लोग स्मार्टनेस ये दिखाते हैं कि मैं लूप होल, चलो कोई कमेंट करेगा तो मैं लूप होल बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसमें लमसम भी कर सकते हो, उसका भी लूप होल है, मैं कमेंट करेगा तो बताऊंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, अब देखो इसके एनएवी अगर एक साल के रिटर्न की बात करूं पहले तो 20% का डिसेंट अच्छा रिटर्न से मेरे ख्याल से ये रिटर्न्स, और मेरे ख्याल से ये रिटर्न्स अराउंड 25% के होते थे, पर ये जो मार्केट अभी गिरा उसके वजह से 20% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो अराउंड आप 25% का रिटर्न कंसिडर कर सकते हो इसका एक साल का। मिनिमम एसआईपी की बात करूँ तो 100 रुपीज़ से एसआईपी कर सकते हो। वही बोला ना, एक्सपोजर जिसको लेना है, म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर लेना है, उसके लिए बेस्ट है। बाद में एनएवी की बात करूँ तो 186 का एनएवी निकल के आता। फंड साइज बहुत ही प्यारा है, 62,000 करोड़ के आसपास का, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैं होल्डिंग्स की बात करूँ तो इस कंपनी ने 227 कंपनी को होल्ड किया, मतलब डाइवर्सिफाई की भाई हद ही पार कर दिए। मतलब समझो कि 227 में से आधी कंपनी भी फेल हो गई तो म्यूचुअल फंड फेल नहीं होगा, ये इतना डाइवर्सिफाई करके रखे खुद को। इसके लिए बोला जो नए हैं, बिगनर्स है, उनके लिए ठीक ठाक है। माइक चालू है। यहाँ पे रिटर्न रैंकिंग की बात करूँ तो देखो ये लॉन्ग टर्म में ही अच्छा रिटर्न देता है। रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न भी दिखाता हूँ। देखो अगर मैं रिटर्न रैंकिंग की बात करूँ, अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ, क्योंकि देखो इसके भी कंपेयर में और भी स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड रहेंगे, तो मैं अगर उनसे कंपेयर करूँ तो ये 15 नंबर पे आता है। एक साल के बेस पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं 3 साल से इसको कंपेयर कर रहा हूँ अदर स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड से, तो इसकी रैंकिंग 4 आ जाती है। और फिर 5 साल से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, अगर 5 साल के एवरेज में रिटर्न से कंपेयर करता हूँ इस स्टॉक के इस म्यूचुअल फंड की अदर म्यूचुअल फंड से, तो इसकी रैंकिंग 3 हो जाती है। यानी कि जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ते जाता है इसकी रैंकिंग भी बढ़ते जाती है। यानी कि ओवरऑल मोटा माटी ये बोलने का मतलब है कि ये अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में ही देता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी वैसे भी देखो अभी तो उम्मीद नहीं कर सकते, और आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं। क्या है, क्यों? क्योंकि अभी मार्केट बहुत हल्का हो चुका है, तो लोग म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे। तो अभी जो एसआईपी और पैसा डालेंगे स्टॉक में, म्यूचुअल फंड वगैरह में, ठीक है, तो उनको आने वाले 2-3 सालों में बहुत बेनिफिट होने वाले, ये बात ध्यान देना। यहाँ पे सिमिलर फंड देख सकते हो। फिर एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो इसका 0.67% है। ठीक है, देने लायक है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि भाई 227 कंपनी ये हमारी मैनेज कर रहे। एग्जिट लोड की बात करूँ तो 1% है अगर रिडीम करते हो एक साल के अंदर। ठीक है, और बाद में हाँ देखो इसमें एक और चीज़ है, ज्ञान की बात बता देता हूँ कि एक साल के अंदर अगर इसको आप रिडीम करते हो तो 1% का एग्जिट लोड दिखा रहा है, पूरे अमाउंट पे रहता है। जी हाँ, याद रखना। पर क्या होता है ना, कभी कभी जो अलग, मतलब जैसे ये मान लो कि एक स्मॉल कैप का फंड है तो इसका एग्जिट लोड 1% नहीं रहता। आप इनके कस्टमर केयर से पूछेंगे ना
तो एग्जिट लोड कम भी होता है। ऐसा नहीं है कि अभी मतलब मैं एसबीआई का जैसे जानता हूँ, एसबीआई में अगर आप 30 दिन के बाद बेचते हो तो एग्जिट लोड आपको 0.50 लगते हैं। वो भी फंड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फंड है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। और अगर 15 दिन के अंदर बेचते हो तो मेरे ख्याल से आपको 0.30% लगता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के भी एग्जिट लोड होते हैं। तो आप कंफर्म करने के लिए इनके कस्टमर केयर से इजीली बात कर सकते हो। मतलब ये कसम मत खा के रखना कि 1 साल के अंदर बेचा तो 1% ही एग्जिट लोड लगेगा, ऐसा नहीं, कम भी लगते हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजमेंट की बात करूँ तो समीर रच 2017 से इसको मैनेज कर रहे। यहाँ पे फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रैंक अगर बात करूँ इनके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तो 4th नंबर पे आते हैं इन इंडिया। बाकी इसकी और बेसिक डिटेल देखते हैं, इस कंपनी की होल्डिंग्स वगैरह क्या है, उसके बाद मतलब कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगा रहे, लार्ज कैप, मिड कैप। अब बहुत लोग बोलेंगे ये तो स्मॉल कैप की म्यूचुअल फंड है तो लार्ज कैप में क्यों पैसा लगाएंगे, इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। देखो पहले यहाँ पे ये देख लो कि लार्ज कैप में अराउंड 11% के आसपास का पैसा लगा रहे। मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में अराउंड 14% के आसपास का। स्मॉल कैप की बात करूँ तो 70% पैसा इनका स्मॉल कैप में लग रहा है, ठीक है। तो अब बोलोगे कि ये मिड कैप में भी क्यों पैसा लगा रहे, लार्ज कैप में भी लगा रहे, जबकि एक स्मॉल कैप का ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है। स्मॉल कैप में केवल इन्होंने 70% क्यों लगाया, 100 क्यों नहीं लगाया, 90 क्यों नहीं लगाया, 95 क्यों नहीं लगाया। देखो होता क्या है ना, जो स्मॉल कैप की कंपनियां रहती है, मैं स्टार्टिंग में बोला, बहुत रिस्की टाइप की रहती है, बहुत वॉलेटाइल रहती है। एक झटके में इंडेक्स कितना गिर जाए उतना गिर जाए, क्या पता, किसको पता, ठीक है। कौन से स्मॉल कैप के कंपनियों का साइज छोटा रहता है तो उसको शॉर्ट करना, उसको गिराना बहुत ईजी रहता है बड़े लोगों के लिए। तो इसके लिए सेबी का एक रूल है कि भाई जो भी म्यूचुअल फंड हो, भले स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्पेशली स्मॉल कैप, उनको अपने म्यूचुअल फंड में, अपने होल्डिंग्स में लार्ज कैप की कंपनियां रखनी है, पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए, पोर्टफोलियो सेफ्टी के लिए। इसके वजह से कंपनियां लार्ज कैप में भी थोड़ा पैसा लगा के रखती है, मिड कैप में भी लगा के रखती है, क्योंकि स्मॉल कैप में कल को अचानक से बहुत गिरावट होगी तो ये इनका जो पोर्टफोलियो है, इनका जो म्यूचुअल फंड है, इनका जो फंड है, ये थोड़ा मैनेज रहे लार्ज कैप के वजह से और मिड कैप के वजह से। दैट्स वाई इन लोग वहाँ भी वहाँ भी पैसा लगाते। अगर यहाँ पे और डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस यहाँ पे करूँ तो टॉप सेक्टर देख सकते हो, कैपिटल गुड, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, ये कुछ इनके टॉप सेक्टर निकल के आते। उसके बाद इनके अगर मैं टॉप करंट स्टॉक की होल्डिंग की बात करूँ तो HDFC बैंक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, अपार इंडस्ट्री, किर्लोस्कर ब्रदर, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और इलेथ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CDSL। मतलब इनके जो टॉप 10 होल्डिंग है ज़्यादातर देखा जाए तो वो एक लार्ज कैप की ओर आते हैं और मिड कैप की ओर कंपनियां आती है। मतलब इनके टॉप होल्डिंग में स्मॉल कैप की कंपनियां नहीं है। इसके वजह से ये थोड़े रिस्क फ्री हो जाते हैं और नए लोगों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और वो थोड़ा बिना कुछ सोचे समझे भी इसमें SIP कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसको चूज़ किया। बाकी और भी कंपनियां इनकी होल्डिंग देख सकते हो जिसमें केवल इनकी होल्डिंग 0.87, 0.89। अब देखो इन्होंने रिलायंस कहाँ गया, जायडूस, TD पावर, एक था कोई रिस्की टाइप का कंपनी, ठीक है, मिल नहीं रहा है। तो ये कुछ देख सकते हो कि इन्होंने कंपनियों में जो भी छोटी मोटी कंपनियां उसमें केवल 0.72% लगाया है, 0.72%, 0.69%, 0.65% यहाँ पे आप देख सकते हो। ये इनके कुछ टॉप होल्डिंग है। अब सबसे मस्त चीज़ दिखाता हूँ कि इन्होंने पिछले महीने कौन से स्टॉक को खरीदा है, कौन से स्टॉक को बेचा है। विशाल मेगा मार्ट, इन्होंने करंट वैल्यू 311 करोड़ के आसपास है। इसमें इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा है कि टॉप स्टॉक बहुत लास्ट टाइम, मतलब इन्होंने कौन से टॉप स्टॉक लास्ट महीने बाय किए। विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंस, पीजी इलेक्ट्रोपास्ट आई थिंक एक EMS कंपनी है जो क्या बोलते कि चिप वगैरह और इन सारी कंपनियों में रहती है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनियां टॉप, सुंदरम, फास्टरेन और कैफिन टेक्नोलॉजी आई थिंक, हाँ ये है ना अपनी जो IPO वगैरह के सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो ये कुछ इन्होंने होल्डिंग अपनी लास्ट इन्होंने ये सारे स्टॉक बाय किए। बाद में टॉप स्टॉक सोल्ड की बात करें तो तेजस नेटवर्क इन्होंने बेचा है, किर्लोस्कर पेन्यूमेटिक कंपनी इन्होंने बेचा है, किर्लोस्कर ब्रदर भी बेचा है, जोमेटो भी बेचा है और नेस्ले इंडिया, इनके कुछ टॉप सोल्ड वाले स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिटेल निकल के आते हैं। अगर देखो, अगर आप नए हो, आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर चाहिए, आप थोड़ा ऐसा सोच रहे हो कि थोड़ा मैं मार्केट को सीखूं, साइड बाय साइड SIP भी करूं
अच्छा रिटर्न्स भी मिले थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा मैं रिस्क भी नहीं लूँ और थोड़ा रिस्क फ्री रहो कि और रिटर्न्स भी मिल जाए, तो मेरे ख्याल से ये म्यूचुअल फंड बेस्ट निकल के आता है, ठीक है। ये मेरी थिंकिंग है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का सजेशन नहीं है कि जाके इसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो या लमसम करो या कुछ भी करो। जो भी डिसीजन लेना आपको अपने मन से लेना है, ध्यान देना। जो बातें बताई ये सारे मेरे पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल बातें हैं, पर्सनल थिंकिंग है। बाकी मैं इन सारी बातों में गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता है रिटर्न से ही नहीं दे आपको, ज़ीरो रिटर्न दे, माइनस में रिटर्न चले जाए, ध्यान देना, ठीक है। तो मेरी बातों में आके किसी भी तरह का एसआईपी और लमसम का आप यहाँ पे बाय सेल का कॉल मत समझना, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।